नकाब इसके लिए पहना जाता है ताकि जो पूरे बाल हैं और जो पूरा चेहरा है वो साफ तौर पर दूसरे लोगों के सामने जो है वो ढका रहे। ठीक है, ये तो हो गया नकाब। इसके बाद क्या है? इसके बाद हिजाब। इसके बाद जो हिजाब है जिससे बाल ढका जाता है, जब निकाब निकाल देंगे तो वो हिजाब बन जाता है। जी हाँ, सबसे बड़ा दंगल का पड़ाव। अब अगला पड़ाव, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं उत्तराखंड में और ऋषिकेश में इस वक्त हम मौजूद हैं। उत्तराखंड में अब की बार किसकी सरकार? देखिए, उत्तराखंड का जो इतिहास रहा है वो सत्ता की अदला बदली का रहा है। यहां पर सत्ता की अदला बदली होती रही है, लेकिन पिछली बार प्रचंड बहुमत मिला भारतीय जनता पार्टी को। 70 में से 57 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने अपने पाले में की, मुख्यमंत्री बने, लेकिन 3-3 मुख्यमंत्री बदल गए। अब वो 3 मुख्यमंत्री बदले, अभी धामी जी हैं, लेकिन क्या धामी जी इतिहास रच पाएंगे? क्या सत्ता की अदला बदली का इतिहास टूटेगा? क्या बीजेपी की वापसी होगी या सत्ता की अदले बदली का इतिहास रहेगा और कांग्रेस जो है वो वापसी करेगी? एक बड़ी चीज जो बार बार कही जा रही है, जो मोदी लहर जो थी पिछले चुनावों में 17 में, उस तरह की मोदी लहर इस वक्त नहीं है। फैक्टर है, मोदी फैक्टर है, लेकिन मोदी लहर उस तरह की नहीं है। कई तरह के मुद्दे हैं। जब यहां पर आए, लोगों से बात की, सड़क एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ट्रांसपोर्ट, सड़क सुरक्षा और रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये तमाम तरह के मुद्दे हैं। लेकिन उत्तराखंड में अब की बार किसकी सरकार? बीजेपी का नारा है 60 पार। रेबल फैक्टर बहुत बड़ा है, मतलब बहुत पाले बदले गए हैं। हरक सिंह रावत और हरीश रावत को हालांकि मना ली गया। कांग्रेस में इन फाइटिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने भी एंट्री कर दिया। तो बाइपोलर जो कॉन्टेस्ट है, वो क्या इस बार आम आदमी पार्टी कुछ खलल डाल पाएगी या कुछ होगा? हंग असेंबली तो नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा, उत्तराखंड में ही है। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ आप सभी एक बार अपना ही स्वागत कीजिए, क्योंकि आप सबकी बात करने के लिए हम यहां पर आए। देखिए, संत समाज से भी कुछ प्रतिनिधि हैं हमारे साथ, उनकी भी बात करेंगे, संत समाज के जो प्रतिनिधि हैं। और मैं एक बार इंट्रोडक्शन करा देता हूं, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। हमारे साथ धामी सरकार में कृषि मंत्री सुबोध उनियाल जी इस वक्त हमारे साथ हैं, कैंडिडेट हैं। सुबोध जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला इस डिबेट के लिए, प्रचार के बीच में आप हमारे पास आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे प्रोफेसर अजय उपाध्याय। तालियां भी बजनी चाहिए प्रोफेसर अजय उपाध्याय के लिए भी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, उत्तराखंड की सियासत के बारे में बताएंगे, अरुण शर्मा जी। अरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं राजेश सिंह नेगी जी। राजेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नेगी साहब, आपने समय निकाला। सबसे पहले सुबोध उनियाल जी, आप से शुरू कर रहा हूं। सत्ता की अदला बदली का इतिहास, अब की बार 60 पार। 60 पार ज्यादा नहीं हो गया? देखिए, मिथ्यक हमेशा टूटने के लिए बनते हैं और अब का ये मिथ्यक टूटेगा और हम एक बार फिर सत्ता में वापसी करेंगे। इस आत्मविश्वास के पीछे कोई वजह तो होगी, वो तो बताइए ना। निश्चित रूप से वजह है जी। देखिए, जनता 3 चीजों पे अपना निर्णय लेती है। 3 फैक्टर इलेक्शन में काम करते हैं। पहला फैक्टर होता है पार्टी की नीति और पार्टी का नेता। दूसरा फैक्टर होता है सरकार के काम और तीसरा फैक्टर होता है उस क्षेत्र से जो प्रतिनिधि हो, उस प्रतिनिधि का काम। और तीनों ही फैक्टर्स पे आप देखेंगे मोदी जैसा चमत्कारिक नेतृत्व, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास की भावना और इस देश को दुनिया के अग्रिम पंक्ति के देशों में खड़ा करके एक सशक्त नेता के रूप में विश्व के अंदर उनका उभरना। और सरकार की योजनाएं अगर आप देखें, गरीब से जिस कोविड महामारी में भारत जैसे देश में जो 140 करोड़ का देश जी, उस देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देकर उनके साथ खड़ा होकर दिखाना। 140 करोड़ के देश में पहली बार कोई वैक्सीन अपने देश में बने और लोगों को मुफ्त लगाकर आम आदमी के जीवन को बचाने की इस मुहिम को लेकर, और साथ साथ चाहे वो उज्ज्वला के माध्यम से गरीब महिलाओं के आंखों के आंसू को पोंछने का मामला हो, चाहे हर घर नल हर घर जल के माध्यम से उस महिला के साथ खड़ा होना हो, चाहे जिस तरह से इस छोटे से राज्य में, हमारा राज्य उत्तराखंड राज्य है और 5 सांसद का राज्य है। उत्तर प्रदेश में कई जिले ऐसे हैं जहां एक ही जिलों से 5-5 सांसद हैं। बिल्कुल। ऐसे राज्य को 1 लाख करोड़ रुपए 5 साल में देकर
इस राज्य के साथ खड़ा होना और उसके बाद नहीं नहीं, ये 1.5 है जी एक, शायद अगर मैं धामी जी ने फिगर बताया था 1.5 लाख करोड़, आप कम बता गए। अभी 1 लाख करोड़ जो 50 अभी आप देखिए विगत दिनों में किया है, 5 वर्षों में 1 लाख करोड़ की योजनाएं प्रारंभ हो गई हैं। अच्छा। 50 लाख जो आपने बात 50,000 करोड़ की जो आप बात किए हैं वो पाइपलाइन में जो योजनाएं थी उनकी स्वीकृति है, लेकिन जो योजनाएं धरातल पे काम कर रही हैं, इसके अलावा जिस तरह आयुष्मान योजना के माध्यम से इतने बड़े देश में गरीब के स्वास्थ्य को एक सुरक्षा कवच देना कि 5 लाख रुपए तक का इलाज सरकार कराएगी, और उसी तर्ज पे देश के चुनिंदा राज्यों में हमारे राज्य का होना कि गरीब व्यक्ति का आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान योजना के तहत दिया। हमारा राज्य उन चुनिंदा राज्य में है जिसने अपने राज्य के हर एक नागरिक को अटल आयुष्मान योजना लाकर के एक 5 लाख की योजना का सुरक्षा कवच दिया। मैं 2 चीजें समझाऊं, आपने जो वक्तव्य दिया ओपनिंग स्टेटमेंट, 2 चीजें, एक तो मोदी फैक्टर आप बता रहे हैं, ब्रांड मोदी, और दूसरा आपने बताया डबल इंजन की सरकार, क्योंकि केंद्र में भी हमारी और राज्य में भी हमारी। सुनिए ना मेरा सवाल, तो चेहरा धामी जी ही मुख्यमंत्री होंगे? देखिए, आपको मालूम है भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी ने ये चुनाव धामी जी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है और सीएम वही होंगे निश्चित रूप से। देखिए, मेरी भावना है कि धामी सीएम हो। नहीं, भावना है, फैसला है पार्टी का, मतलब सीएम धामी जी ही होंगे। आप भी जानते हैं जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है वही सीएम का चेहरा होता है। नहीं, सवाल इसलिए बार बार पूछा जा रहा है, 3 बदल गए ना 5 साल में, तो कंफर्म कर रहे थे बस। देखिए, 3 बदलने का प्रश्न नहीं है। अच्छा, देखिए, हम 2017 के चुनाव में किसी चेहरे पे लेके नहीं गए थे। हम भारतीय जनता पार्टी का नेता, भारतीय जनता पार्टी की नीति और जनता से भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम जिनसे इस राज्य की अपेक्षाओं को पूरा करना था उनको लेके हम चुनाव में गए थे। और आज भी मैनिफेस्टो वही है, नीतियां वही हैं, नेता वही है। तो चेहरा मोदी या धामी? निश्चित रूप से मोदी एक व्यापक चेहरा है। और हार होगी तो किसकी होगी? देखिए, हारने का प्रश्न ही नहीं है। मतलब जो प्रश्न ही नहीं है उस प्रश्न का जवाब मैं क्यों दे दूं? चेहरा मोदी जी हैं उत्तराखंड में, जैसा कि सत्ता की अदला बदली का इतिहास है, आपका दावा है आप जीतेंगे, अच्छी बात है। कल को हार होती है तो हारे तो धामी, जीते तो मोदी, ऐसा तो नहीं होगा ना? देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल भी एक दल यहाँ पे है, उसका नेतृत्व स्थानीय नेतृत्व है। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय नेतृत्व तो हमेशा महत्व रहता ही रहता है। जी, डॉक्टर अजय उपाध्याय, मौका है आपके पास कम से कम 5 में, ये तो एक राज्य है। नहीं, कम से कम ये 5 राज्यों की परिस्थितियां आप 10 तारीख को 10 फरवरी को अमन देखिएगा। जहां तक बात उत्तराखंड में, हम देवभूमि में है, देवभूमि को पहले तो प्रणाम सबको। और जिस तरह से आज मां गंगे की तट पे हम लोग यहाँ ये बहस को कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता से ये बहस होनी चाहिए। माननीय मंत्री जी सरकार में है, वो हमारे साथ आते हैं। मंत्री जी से जरूर इनके आत्मविश्वास की मैं चर्चा करूंगा और इन्होंने की भी, लेकिन क्या किसानों के आत्मविश्वास पर भी कभी चर्चा हुई? जिस तरह से लोग मरते रहे दिल्ली के सड़कों पर, उत्तराखंड के लोग भी गए थे किसान भाई, क्या उनके साथ माननीय मंत्री जी भी यदि बात कर लिए होते, उत्तराखंड सरकार बात की होती, तो आज वो हालात नहीं होते, 700 लोगों की जानें नहीं जाती, जिसमें उत्तराखंड से भी सैकड़ों लोगों की जानें गई। जिस तरह पलायन की बात है, पर्यावरण की बात है, प्रदूषण की बात है और पर्यटन की बात, माफी के बाद, क्योंकि आपने बोला माँ गंगा की गोद में है हम लोग, तट पे, एक वहां तट पर है। मैं एक ना, ये जो मैंने कभी नहीं बोला, ये मैं संभवतः पहली बार बोल रहा हूँ, ये जो 700 का आंकड़ा है ना, ये भी बहुत बड़ा घोटाला है। देखिए, इसमें से ना, सुनिए मेरी बात सुनिए, मैंने कभी नहीं बोला, मैं पहली बार बोल रहा हूँ, सुनिए मेरी चीज, मैं तथ्यों के साथ बोलूंगा। मैं भी चाहता मेरी बात हूँ कि आप सत्य पर आए। सुनिए, चलिए मैं बोलता जानता हूँ, हूँ कि कुछ चश्मे लगते हैं हर आदमी के। उपाध्याय जी, मैं अगर आप मुझे बहुत कंप्लीट अच्छे, करने आप भी देंगे, एक निरपेक्ष पत्रकार हैं। हाँ, मैं अभी एक निरपेक्ष पत्रकार है ना, इसलिए अगर आप में हिम्मत है तो मेरी बात सुनिएगा। चश्मा निकालिए। चलिए, मैं अब आपको जो बोलने जा रहा हूँ, मेरी बात अगर हिम्मत हो तो सुनिएगा। और यहाँ पे सत्य बोलिए, पारदर्शिता दिखाती है माँ। सुनिए, माँ बार का बार खुद है, ये नैरेटिव मैं बनाया आपसे जाता भी है। चाहूंगा। 700 किसान जो हैं वो शहीद हुए आंदोलन की वजह से। इस पर रिसर्च करिए, आपको पता लगेगा। 350, अब सुन लीजिए मैं जो बताने जा रहा हूँ, आप अगर बता दीजिए इसमें से कितने किसान स्वाभाविक उनकी दुखद मृत्यु हुई, कितने कोरोना की वजह से उनकी दुखद मृत्यु हुई, कितने घर जाते वक्त और कितनी सुसाइड, यानी कि उत्तर। हाँ चलिए, अब बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए। यहाँ हम जिस नदी के किनारे हैं, ये बहुत ही पावन नदी है। यहाँ पे हम झूठ नहीं, यहाँ पे हम पारदर्शिता के साथ, हम निष्पक्षता के साथ बात करेंगे। तो इस देवभूमि में ईश्वर भी देख रहे हैं।
उन किसानों के साथ क्या नहीं गुजरा। वो कड़कड़ाती धूप, वो बरसात, वो ठंड, क्या आपने नहीं देखा? आप लोगों क्या ने तो यहाँ बिठा बैठे रखा हुए था। लोग नहीं देखे? उपाध्याय जी, क्या आप ही मंत्री लोगों ने जी तो नहीं बिठाया हुआ देखे? था। आम आदमी पार्टी के लोग नहीं देखे? क्यों बिठाया हुआ था? मैंने आप ही देखा। लोगों ने तो बिठाया हुआ था कौन उपाध्याय बिठाया जी। था? कौन आपके बिठाया जाखड़ था? बोल रहे थे, ये आपके भारत पंजाब सरकार कांग्रेस बिठाई के थी। नेता जाखड़ जी बोल रहे हैं कि मैंने भेजा अमन पंजाब से जी, दिल्ली। अभी भी चश्मा नहीं निकाल रहे हैं। अरे नहीं, उतारिए। तो आपके मैं जाखड़ जान जी रहा हूं, बोलिए, हम उतारिए। चश्मा उतारे। चश्मा आपके उतारिए जाखड़ जी को देश के बोलिए, लिए। चश्मा वो उतारिए। किसानों का मामला है, 62 करोड़ किसानों का। देखिए, मैं- 10 सेकंड और मुझे समय दे देंगे। बोलिए, बोलने दीजिए। जहां फिर आप तक बात बोलिए। आप जहां कृषि तक मंत्री भी हैं, आप ही हाँ, बोलेंगे। जहां तक मंत्री क्योंकि रहा हूं, कृषि जरा इस मंत्री बात जी का हैं, जवाब इसलिए दे मैंने दूं। बोला, ठीक, बाकी ठीक। ओवरऑल हाँ, बात उपाध्याय जी, है। उपाध्याय जी। सड़कों का हाल क्या है? धामी जी के गांव में सड़क नहीं गई। स्वास्थ्य का क्या हाल है? 65 सर्जन इस प्रदेश में ऑथोराइज जो थे उसमें से 56 पद खाली हैं। रोजगार की बात कर ले, 54 मैंने लगभग 5 लाख रोजगार जो है, जो पंजीकृत है बेरोजगारों की लिस्ट है, मात्र 2% लोगों को 5 साल में रोजगार मिली। और हास्यास्पद है, इस साल मात्र 8 लोगों को रोजगार मिला है। इस हरिद्वार की बात मैं करता हूं, इस भूमि की, यहां पे 56,000 के लगभग जो है पंजीकृत बेरोजगार है। इस साल इनकी सरकार ने मात्र 4 लोगों को दी है रोजगार। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इस सरकार का आंकड़ा है। जहां तक बात सीएजी की रिपोर्ट भी मैं बताना चाह रहा हूं, किस तरह से स्वास्थ्य के मामले में या बाकी जो मुद्दे अभी बता रहे हैं, सड़कों के मामले में, पलायन के मामले, पलायन में तो अमन जी आप भी आंकड़ा उठाइएगा और देखिएगा। बिल्कुल। कितने गांव, 3900 गांव जो है पलायन कर चुके हैं गांव से लोग, और 1700 गांव भूतहा गांव इस प्रदेश में हो गया है। किसने किया है? वादे तो बड़े बड़े हुए थे, दृष्टि पत्र। एक काम जरूर किया है, भाजपा के साथी बहुत सारे बैठे हुए हैं, कांग्रेस के साथियों को चूंकि आज सूचना नहीं होगी इसलिए नहीं आए हैं और क्षेत्र में वो प्रचार में है। एक बात जरूर मैं कहूंगा, एक काम भाजपा ने बहुत अच्छा किया है भाइयों, आप लोगों से भी मैं बोलूंगा जो भाजपा वाले हैं, बाकी न्यूट्रल लोगों से नहीं। सीएमसीपी एक है, सीएमसीपी योजना, मुख्यमंत्री बदलो योजना में सफल रही है सरकार, और आने वाला समय बताएगा इस प्रदेश में कि अब जनता मुख्यमंत्री और सरकार को बदलने का काम करेगी। बोलिए, अब आप कृषि मंत्री हैं सुबोध जी, जो उन्होंने सवाल उठाया, आप जवाब, फिर मैं आपके पास आऊंगा। देखिए, दीजिए जवाब सुबोध जी। मैं अपने काबिल दोस्त को बताना चाहता हूं, पहले तो मुझे अच्छा लगा कि कांग्रेसियों को भी अब देवभूमि और गंगा की पवित्रता याद आने लगी। बड़ी खुशी की बात है। इस देवभूमि में चुनावों को जीतने के लिए मुस्लिम विश्वविद्यालय की बात को मानना, ये देवभूमि की बात करने का इनको अधिकार नहीं है। आ गए, वो अधिकार नहीं है इन लोगों को। विकास अब का जहां एजेंडा तक पूछा किसी की मैंने। बात करेंगे, कितना रोजगार दिया? चोपड़ा जी, रोजगार बता मैं दीजिए। एक बात का जवाब दूंगा। हाँ, एक एक करके। मेरे दोस्त, या तो मैं राजनीति छोड़ दूं या तुम इससे भ्रमित करना छोड़ दो। अपनी विधानसभा में ही मैंने पिछले 6 महीने में 200 से ज्यादा लोगों को नौकरी देने का काम किया है। किसकी बात करते हो आप? एक एक नाम के साथ मैं आपको दे दूंगा। और इनके नेता ने भी कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 3200 लोगों को भी अगर लगाया होगा तो मैं राजनीति से त्याग पत्र दे दूंगा, संन्यास ले लूंगा। मैंने तत्काल सरकार का प्रवक्ता होने के नाते पत्रकार वार्ता बुलाई और कहा, मैं रावत जी को बकायदा, अब हमारे यहाँ 2 कमीशन है, पब्लिक सर्विस कमीशन और दूसरा सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन, दोनों के माध्यम से जो नियुक्तियां दी गई उनके नाम और नंबर लेके मैं आया और मैंने कहा, रावत जी बताइए इन 3200 लोगों के नाम लेके मुझे कहां पे आना है ताकि आप ससम्मान राजनीति से संन्यास ले सके। कृषि की जहां तक बात की, मुझे फख्र है इस बात का कि मेरे कृषि मंत्री बनने के बाद 9 अवार्ड सेरेमनी भारत के अंदर हुई और 9 की 9 अवार्ड सेरेमनी में उत्तराखंड को पहला स्थान मिला। हमने 2.3% जैविक खेती इस राज्य में होती थी, आज हम 50%। जो उनका सवाल था ना सुबोध जी, सवाल एक मिनट, सवाल ये था जो दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन हुआ, उसी पे आ रहा हूं, 700 किसानों की दुखद मृत्यु अन्य वजह से उसी हुई, पे आ रहा हूं, उसको लेकर वो सवाल पूछ उसी पे आ रहा जी। हूं। उसकी शुरुआत मैं उल्टा करूंगा। जिस दिन देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये किसान कानून वापस लिए गए, उनके अंत के 2 शब्द इस पूरी कहानी का सार थे। उन्होंने कहा था, मैं देश के किसानों के हित में इन कानूनों को लाया था और देश के हित में इन कानूनों को वापस ले रहा हूं। क्योंकि कुछ ताकतें जिनकी जमीन खत्म हो गई थी
जिनमें मेरे सम्मानित भाई की पार्टी भी है, जिस तरह इन्होंने किसानों को भ्रमित किया। मैं तो जी, कहता हूं, फिर वो अगर- पलटकर अगर सवाल आपने- आएगा, फिर प्रधानमंत्री ने माफी क्यों मांगी थी? सुन लीजिए, माफी क्यों मांगी, अभी जवाब दे रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, जो 700 के इन्होंने आंकड़े दिए, मेरा तो मानना है कि इन्हीं पार्टियों के ऊपर उन 700 लोगों की मौत का मुकदमा चलना चाहिए, जिन्होंने जनता को भ्रमित करके इस तरह से जमीन बैठने के लिए मजबूर किया। किसान कानूनों पर अगर अभी इस पर डिबेट तो करने हमारे साथ हो रही थी। मेरे साथी अगर किसान कानून पर डिबेट करें तो ये जनता जवाब दे देगी कि किसान कानून हाँ, किसान लेकिन के हित मैं आपको में है, मौका वापस दे से। देना होगा। ठीक। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने माफी इस बात की मांगी हाँ, कि जब उन्हें लगा कि देश अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, अपने कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए, देश को तोड़ने वाली ताकतों को आश्रय देने वाले लोग अपने मंसूबे में कायम होकर के किसानों को भ्रमित करके इतने किसानों की मौत के जिम्मेदार लोग, ऐसा न हो कि इस कानून की आड़ में देश के अखंडता में खतरा आ जाए, इसलिए उन्होंने माफी मांगी कि उन्होंने देर में वापस लिया। चलिए ठीक है। अब आप बोलिए अजय उपाध्याय, फिर मैं आपके देखिए, पास मैं आऊंगा। बहुत बोल लीजिए आप। संक्षिप्त बोलूंगा, लंबी हाँ, भाषण नहीं देता मैं। 40 सेकंड लेकिन मुझे सच्चाई आगे ये जाना है। है जी। कि जो माफी मांगने के क्रम के साथ ही किसानों से प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया था कि इस पर एक कमेटी बैठेगी, एमएसपी का जो है कुछ रास्ता निकलेगा, बाकी चीजें जो थी, लोगों का मुकदमा हटेगा और जो किसान है उनको मुआवजा के लिए भी बात हुई थी। क्या एक भी काम हुआ है? उसी तरह जो जुमले पढ़ते हैं 2-2 करोड़ रोजगार देंगे, उसी तरह जो जुमले पढ़ते हैं कि लोगों को जो है काम मिलेगा, कुछ नहीं किया है, सिर्फ लंबे लंबे भाषण। मैं तो बार बार कहता हूं, ये बड़का झूठा पार्टी है, बड़का झूठा पार्टी। ये सिर्फ झूठ बोलने का काम करती है। उत्तराखंड की देवभूमि की जनता इस बात को समझ चुकी है और उत्तराखंड के स्वाभिमान, उसकी रक्षा के लिए, उत्तराखंडियत की रक्षा के लिए हम कांग्रेस पार्टी के लोग एक एक यहाँ की सरलता, सादगी, सहृदयता और संस्कृति की रक्षा के लिए हम सब कृत संकल्पित हैं। और देखिएगा 10 फरवरी को जो रिजल्ट आएगा, ये चश्मा भी उतर जाएगा और रास्ता 10 मार्च को और रास्ता भी निकल जाएगा कि रास्ता क्या होना है। ओपरा जी, 10 मार्च। देश की जनता न समझी होती तो 60 साल तक राज करने वालों को 44 पर ला गई होती। राजेश सिंह नेगी जी आम आदमी पार्टी से हैं। वो दौर आएंगे, नेगी जी, वो दौर आएंगे। बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई में अब हो गया। उपाध्याय जी 1 मिनट में आगे बढ़ रहा हूँ। राजेश सिंह नेगी जी आम आदमी पार्टी से हैं। नेगी जी, इनकी लड़ाई में आम आदमी पार्टी कहाँ खड़ी है? देखिए, बड़ा दुर्भाग्य का विषय है इस राज्य के लिए। हमारे बीच में जो माननीय मंत्री जी है वो भी पहले 15 साल कांग्रेस में ही थे, पिछले 5 वर्षों से ही भाजपा में हैं। तो कांग्रेस और भाजपा आजकल भांगरेस हो गई है। पहली बात तो यह है। दूसरी बात, दोनों ही पार्टियों ने इस 21 वर्षों में इस राज्य की जनता ही नहीं बल्कि अपने कार्यकर्ताओं को भी ठगने का काम किया, क्योंकि कार्यकर्ता भी परेशान रहता है कि हमारा नेता अगले चुनाव में भाजपा में रहेगा कि कांग्रेस में। पहली समस्या तो यहाँ पर यह है। दूसरी बात, ऋषिकेश की बात करें चाहे उत्तराखंड के विकास की बात करें, मेरे को समझ में यह नहीं आता भारतीय जनता पार्टी के लोगों को देखकर कि यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, यहाँ के जो विधायक हैं, ये अपने नाम पर, अपने काम पर कब वोट मांगेंगे। हर बार माननीय प्रधानमंत्री जी की फोटो लेके पहुंच जाते हैं जनता के बीच में कि मोदी जी ने ये किया जी, वोट दे दीजिए। अरे खुद भी कुछ करिए, इतना काम करिए कि अपने खुद के नाम पर आप जाकर कह सके जनता से कि अगर मैंने काम किया है, मेरा काम आपको पसंद है, तो हमारी पार्टी को और मुझे दोबारा जिताइए। लेकिन यहाँ होता क्या है, जैसे चुनाव आते हैं, आज आप हरिद्वार रोड से ऋषिकेश आएंगे, कल तक जहां पर माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के पोस्टर लगे थे, उन्हें हटाकर मोदी जी और धामी जी के पोस्टर लगाने पड़ रहे हैं, क्योंकि उनके चेहरे पर वोट नहीं पड़ रहा। ये पार्टी भी समझ चुकी है, क्योंकि 15 साल में उन्होंने कुछ काम किया नहीं। और ऋषिकेश का तो बड़ा दुर्भाग्य है। मैं इस मामले में माननीय मंत्री जी की तो तारीफ करूंगा। ऋषिकेश का दुर्भाग्य है कि ऋषिकेश में सड़क बनाने वाले को विधायक कहते हैं, जबकि एक विधायक जिसके अंदर 6 बड़े अधिकार होते हैं, जिसमें से एक अधिकार जो कृषि का अधिकार है, माननीय कृषि मंत्री जी हमारे बीच में खड़े हैं, पशुपालन का अधिकार जो एक विधायक के अधीन आता है, व्यापार का अधिकार जो एक विधायक के अधीन आता है, पर्यटन का अधिकार जो एक विधायक के अधीन आता है, उद्योग का अधिकार एक विधायक के अधीन आता है, और सेवा का अधिकार जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य और मूलभूत सुविधाएं होती है, एक विधायक के अधिकार के अंतर्गत आता है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है, ऋषिकेश जैसी विधानसभा में सड़क, नाली, खड़ंजा, स्ट्रीट लाइट, वार्ड मेंबर भी वही काम कर रहा है, क्षेत्र पंचायत भी वही काम कर रहा है, जिला पंचायत भी वही काम कर रहा है, ब्लॉक प्रमुख भी वही काम कर रहा है, और माननीय विधायक जी भी वही काम कर रहे हैं। तो कुछ तो अलग करिए। जो मैंने 6 बातें बताएं, इन पे इनके विधायक जी जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, आज तक कुछ काम क्यों नहीं कर पाए। इस मामले में मैं इस मंच से कह रहा हूं, मंत्री जी की तारीफ है, लेकिन उनकी विधानसभा में, हमारी विधानसभा में 0 बट्टा सन्नाटा है। और ऐसा ही स्थिति पूरे 70 विधानसभा में बहुत सारी जगह होंगी और है भी।
तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि तो कब, धामी जी वापस नहीं आ रहे हैं? देखिए वो तो 10 मार्च को रिजल्ट बताएगा। अरे कि कौन वापस आ रहा है, कौन अच्छा, नहीं आ अभी रहा है। हम लोग आ आ रहे सकते हैं, आपके हिसाब से आ सकते हैं क्या? देखिए जनता चाह रही है, इसलिए आम आदमी पार्टी आ रही है और कर्नल अजय कोठियाल जी के नेतृत्व में उत्तराखंड के अंदर हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, अब अरुण शर्मा जी बोलेंगे। अरुण शर्मा जी थोड़ा समझा दीजिए उत्तराखंड की सियासत को लेकर, जितने लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, हर 5 साल में क्यों बदलनी भाई सरकार? मतलब ये सत्ता की अदला बदली, आपको लग रहा है रिकॉर्ड टूटेगा इस बार? आपकी क्या एनालिसिस है? या बीजेपी इतिहास बना देगी इस बार? धामी जी इतिहास बना देंगे? बोलिए आप, अरुण शर्मा। देखिए पर्वतीय जितने भी राज्य हैं, अगर उनका पूरा इतिहास उठा लें आप, तो हर जगह ये एक बार ये चलता है। और ये उत्तराखंड पड़ोस में हिमाचल है, उससे कोई अलग नहीं है। और बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं। 2002 में जो पहला चुनाव हुआ उत्तराखंड में, कायदे में जितने लोग बैठे हैं यहाँ, भाजपा के लोग ज्यादा दिख रहे हैं। उस टाइम इस राज्य को भाजपा ने बनाया था और सबसे फेवरेबल कंडीशन थी सरकार बनाने की। लेकिन क्या हुआ, तब तो ताजा ताजा राज्य बना था, 2 साल भी नहीं हुए थे। बिल्कुल, केवल 19 महीने बाद पहला चुनाव हुआ था, लेकिन भाजपा हार गई थी और कांग्रेस ने सरकार बना ली थी। ये 5वां निर्वाचन है इस राज्य का। और पहले निर्वाचन के कांग्रेस बीजेपी। अगर आज हम इस बात को कह रहे हैं कि बीजेपी ने 3 चीफ मिनिस्टर बदले, तो ये तो हम कांग्रेस को भी कहेंगे ना कि विजय बहुगुणा को हटाया, उसके बाद हरीश रावत को बना दिया। और फिर क्या हुआ, हरीश रावत की वजह से 10 लोग पार्टी छोड़ के चले गए। बीजेपी को 57 सीट, जो ये लग रहा था उससे पहले कि कहीं ना कहीं नेक टू नेक एक फाइट होगी, वो 57 पे चली गई। और अब फिर से चुनाव है, उसमें से कुछ कांग्रेसी वापस चले गए कांग्रेस में, कुछ बीजेपी वाले कांग्रेस में आ गए। अब आप किसको मानेंगे असली? सुबोध भाई 5 साल पहले कांग्रेस में थे, एक बहुत बड़े नेता थे कांग्रेस के अंदर, उसके बाद आज बीजेपी में, अब बीजेपी से चुनाव लड़ रहे। लेकिन इन्हीं के प्रतिद्वंदी ओम गोपाल अभी 3-4 दिन पहले तक चुनाव, मतलब नॉमिनेशन से पहले तक वो बीजेपी में थे, अब कांग्रेस में आ गए। वो इनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। और हम बिल्कुल जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं, ये डिबेट कर रहे हैं, उसके सामने जो पहाड़ है यमकेश्वर विधानसभा, वहां तो बिल्कुल ही उल्टा है। वहां भी कांग्रेस वाला बीजेपी से चुनाव लड़ रहा है, बीजेपी वाला कांग्रेस से चुनाव लड़ रहा है। और केवल ये नहीं, कई सीटों पे ये हाल है। तो वोट पार्टी के नाम पर या प्रत्याशी के नाम पर? निश्चित तौर पे उत्तराखंड में जो भी चुनाव हुए, चाहे वो लोकसभा चुनाव है या विधानसभा चुनाव है, क्या ट्रेंड है? चुनाव में राष्ट्रीय सोच पे वोट पड़ते हैं, स्थानीय सोच में नहीं पड़ते। अगर स्थानीय सोच में वोट पड़ रहे होते तो आज तक उत्तराखंड क्रांति दल इस प्रदेश में राज कर रहा होता। तो ये राष्ट्रीय सोच वाले प्रदेश है। और निश्चित तौर पर यहाँ मोदी फैक्टर का भी फर्क पड़ता है। और अब बहुत बड़ा इस बार फर्क है पड़ता कुछ ब्रांड मोदी, कुछ है 17 में निश्चित जैसा तौर था पर। है? निश्चित तौर पर, निश्चित तौर पर जी। 17 वाली लहर है या थोड़ी फीकी है? 17 में तो बीजेपी की लहर थी। 57 सीटें, हाँ, हाँ। उतनी नहीं है, उतनी नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मगर ब्रांड मोदी अभी भी है। ब्रांड मोदी निश्चित तौर पे महिलाओं में, युवाओं में ब्रांड मोदी का असर है। उपाध्याय जी, ब्रांड मोदी थोड़ा सा डराता है? देखिए अभी उत्तराखंड के पहले भी कई चुनाव हुए हैं। हेमंत जी, आप तो बहुत ही जागरूक पत्रकार हैं। हिमाचल का देखा हो, महंगाई ठाकुर को मार गई। और बाकी राज्यों का रिजल्ट देखा है, हारे 10 राज्य उससे पहले भी हारे हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कई राज्य हारते रहे। बंगाल का तो ब्रांड ही है, पूरी जमले लगे हुए थे। नहीं, हार में तो आपकी पीएचडी है, आपको पता होगा। जी, राजनीति में है, स्थानीय राजनीति यहाँ उत्तराखंड में, उत्तराखंड के स्वाभिमान, यहाँ के नौजवानों को रोजगार, यहाँ सड़कों का निर्माण, यहाँ पे जो खनन माफिया प्रेमी जो मुख्यमंत्री जी हैं, खनन माफियाओं को जो यहाँ दिया जा रहा है प्रश्रय, इन सारे मुद्दों को लेकर के स्थानीय मुद्दे भी बहुत हावी हैं। और सबको पता है कि 5 साल में मुख्यमंत्री योजना जरूर बनाई है, बिल्कुल सही बदलने की। सारे मुद्दे जो मैंने इनसे स्वास्थ्य के मामले में सुबोध जी से, मैं आ रहा हूँ सुबोध जी से, जो मैंने सवाल पूछा, चेहरा इन्होंने बताया धामी जी। आपका चेहरा, मतलब जैसे होता ना कि भाई चुनाव जो है वो धामी जी को लाना है नहीं लाना है, या कोठियाल जी को लाना है नहीं लाना है, तो आपका चेहरा, देखिए जिनसे आपने प्रश्न पूछा है उनसे तो उन्हें तो खुद ही नहीं पता कौन सा चेहरा होगा। वो तो कह रहे हैं धामी जी, वो तो कह रहे हैं बदल दिया, अगला 13 फिर बदल देंगे, 15 लोगों की टीम हो जाएगी, तो वो तो अलग बात है। लेकिन हमारे यहाँ क्लियर है, जनता जो आशीर्वाद देगी और जनता के बीच से ही चुना हुआ व्यक्ति राज्य के नेतृत्व को संभालेगा, अनुभवी भी होगा, युवा सोच भी होगा, और यहाँ के कण को, दोनों को, अनुभवी और युवा जोश। हरीश रावत नहीं है? नहीं, मैंने नाम नहीं लिया।
हमने हरीश युवा की रावत बात- जी अनुभवी है, युवा की बात करी थी। युवा सोच होनी चाहिए, अच्छा, सोच, हाँ। सब लोग होंगे। और जो तो हरीश जनता रावत का देगी- कंफर्म नहीं है मतलब? नहीं, यहाँ पार्टी ने नहीं, हमारे ठीक है। पार्टी ने हमारा क्लियर किया है कि हम जो है यहाँ पे जो स्थानीय मुद्दे हैं, उत्तराखंड के नौजवानों के मुद्दे हैं, चेहरा उत्तराखंड देते के तो किसानों बेहतर के नहीं होता मुद्दे क्या हैं, उपाध्याय जी? महिलाओं के मुद्दे हैं, उन पर हम चुनाव लड़ ठीक, रहे हैं। ठीक। चेहरे की बात यदि आएगी तो वो भी तय होगा समय पर, आने दीजिए समय। चेहरा होता तो क्या बेहतर नहीं होता क्या? ये है मेरा सवाल। देखिए, क्योंकि ये आप बता हाइपोथेटिकल सकते हैं। प्रश्न है। कई राज्यों में हमारे जो है चेहरे नहीं है, भाजपा के भी कई जगह चेहरे नहीं होते हैं। हरक जी की वजह से कंफ्यूजन बढ़ गई कि हरक सिंह रावत या हरीश रावत, ऐसा कुछ नहीं है। हरक जी से कोई कंफ्यूजन नहीं है। नहीं है। हरक जी यहाँ जनता के नेता तो हैं ही, भाजपा में रहे, मंत्री जी के साथ रहे, आज नहीं है। अब वो तो ये बताएंगे कि क्यों नहीं आए। अच्छा चलिए, मैं एक बार पॉलिटिकल कमेंट ले लेता हूं। आप सबने डिबेट सुनी, एक बार मैं आपसे एक बार वोटिंग यहीं पर एक पोल करा लेते हैं। बीजेपी आपकी बार 60 पार, जिसको लगता है एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए भाई। ये सारे बीजेपी वाले हैं क्या? ये तो दिख रहे हैं, ये तो दिख रहे हैं। अच्छा, आम आदमी पार्टी, अच्छा ठीक है, उन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया है। मेरे ख्याल से वो किसी पार्टी से नहीं है, मुझे संभवतः ऐसा लगता है, इसलिए मैं शुरुआत इनसे करूंगा। धामी जी, बीजेपी या कांग्रेस, क्या इश्यूज क्या है आपके? क्या नाम है आपका? कृष्णा रावत जी। बीजेपी या कांग्रेस? सर, अभी तो फिलहाल देखा जाएगा, बहुत समय है इलेक्शन के लिए, और हम अपना वोट जो देंगे वो आपको ही पता है कि कॉन्फिडेंशियल होता है, तो हम डिस्क्लोज तो नहीं करते। धामी जी ने ठीक काम किया है? अभी उन्हें आए हुए ज्यादा समय तो नहीं हुआ है, पर हाँ थोड़ा बेटर है। बेटर है, बता दिया। ठीक, और कोई? अच्छा हाँ, आइए आइए, बोलिए 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 बोलिए। जो पार्टी से नहीं है मैं उन्हीं की पक्ष लूंगा भाई, उपाध्याय जी को कोई शिकायत ना हो जाए। सर, मैं इस ऋषिकेश विधानसभा में बहुत सालों से रह रहा हूँ। आज से 5 साल पहले जिस मैं स्कूल में पढ़ता था, आज भी वहाँ टीचर नहीं है, और आज पहले भी वहाँ टीचर नहीं था। मेरी बड़ी बहन भी उसी स्कूल में पढ़ती थी, तब भी वहाँ टीचर नहीं थे। तो मैं इस बार जो है उस विधायक प्रत्याशी को वोट दूंगा जो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करेगी, जिन्होंने मेरे लिए कोरोना के टाइम पे खड़े रहे। 5 साल में नहीं हुआ काम? नहीं हुआ सर, 3 मुख्यमंत्री तो बदले, बस 3 मुख्यमंत्री के अलावा क्या काम हुआ? ठीक है, ये 3 मुख्यमंत्री जो बदले उसकी शिकायत किस किस को है यहाँ पर? अच्छा, आम आदमी पार्टी वालों को तो होगी भाई। और कोई? और कोई? हाँ हाँ। यूनिवर्सिटी तय करेगी जनसंख्या के आधार पर, पहली बात। दूसरी बात, आपके प्रत्याशी हमारे राजे नेगी जी ने अभी हमारे नरेंद्र विधानसभा की तारीफ की है, हमारे विधायक जी की तारीफ की है। ऐसे नहीं। हमें गर्व है राजे नेगी जी पे, जिन्होंने नगर विधानसभा का विकास की बात की है, और हम गौरवान्वित हैं। हमारे नरेंद्र विधानसभा के प्रत्याशी हमारे सुबोध उनियाल जी तन मन धन से और सबसे आगे, सबसे ज्यादा वोटों से वही जीतेंगे। ठीक है कि उन्होंने सड़कों पे कितना ध्यान दिया है, और जहाँ तक हमारे माननीय विधायक जी की बात है, उनका काम तो मैं देखता हूँ कि ऑन द धरातल पर। ठीक 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 हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, जल्दी सबकी राय आएगी। मैं कांग्रेस को ये बताना चाहूंगा कि आप देखिए, आज जो इन्होंने आज से 1996 में कभी पत्थर लगाया था रेलवे ट्रेन को कर्णप्रयाग पहुंचाने के लिए, आज वो काम जारी हो रखा है। 5 साल के अंदर वो काम जारी हो रहा है। 5 साल के अंदर ट्रेन में इन्हें कर्णप्रयाग पहुंचाएंगे। सुबोध जी, ये जो सवाल अभी उठा था मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला, मुस्लिम यूनिवर्सिटी से क्या समस्या, क्या आप बीजेपी को बड़ा इशू बनाया आप लोगों ने? इशू नहीं है, मैं आपसे 2 बातें कहूंगा जी। पहली बात तो ये शाहजपुर से प्रत्याशी अकील अहमद, जो इन्होंने बताया था कि मेरी मांगे मान ली गई हैं और रावत जी ने मान लिया, वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना देंगे। बोलिए आप सुबोध जी। देखिए, पहली बात मैं कहूंगा, हाँ, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि 2017 का चुनाव मोदी लहर में जीता गया। मोदी एक स्थायी फैक्टर है, और निसंदेह स्थानीय चुनाव में जो मुद्दा था वो कांग्रेस का भ्रष्टाचार था। जिस तरह राज्य को लूटने की बात हुई थी, जिस तरह से शराब माफिया, खनन माफिया राज्य में राज कर रहे थे, तत्कालीन मुख्यमंत्री की क्लिपिंग पूरे देश ने देखी कि मेरी सरकार बचाने के लिए मंत्री बन जाओ, 25-30 करोड़ जो चाहो कमा लो, राज्य का ये चौकीदार आके बंद रखेगा। ये लोगों पर उस भ्रष्टाचार की प्रतिक्रिया थी, उस प्रतिक्रिया थी। और मोदी का ये प्रतिक्रिया इतने चुनाव हुए हमेशा नेक एंड नेक रही है। ये इसलिए मोदी फैक्टर की बात जो अभी अरुण जी ने की। मेरा भी सवाल एक बार होने दीजिए। जैसे हमेशा रही है 31, 32, 35, 36,
मतलब ये बहुत नेक एंड नेक रहा है। ये पहली बार था कि आपको प्रचंड बहुमत मिला, सीधा 57। देखिए मोदी जी का सर्वशक्तिमान एक नेतृत्व तो है, मैंने आपसे कहा। मोदी फैक्टर था। नहीं। अच्छा नहीं, मोदी फैक्टर भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा रोल था। जिस तरह से राज्य को कभी भी राज्य को कांग्रेस पर ही राज्य को कभी लूटने का काम नहीं किया गया। सुनिए नेगी जी आप बोलिए। और दूसरा आपने सवाल, आपने मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले जो बात, एक मिनट, उनके बाद आप पहले वो कंप्लीट कर ले, उनके बाद आप बोलेंगे। बोलिए आप सुबह जी। दूसरा आपने जो मुस्लिम विश्वविद्यालय की बात की, देखिए आप सत्ता में रहे, मैं आपके सम्मानित मित्र का जवाब देना चाहूंगा। हिंदुत्व का मतलब हिंदू नहीं है, राष्ट्रीयता है, राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद को केवल अपीजमेंट की राजनीति करके इस राज्य का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं आप। इस राज्य में देखिए, एक मिनट पूरी बात सुन लीजिए उपाध्याय जी। बहुत देर से आप 2 बार आप सत्ता में रहे। पूरा मौका दूंगा उपाध्याय जी, आपको ज्यादा दूंगा, बोलने दीजिए। आप सत्ता में रहे, आपने क्यों नहीं मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाया? चुनाव के समय में ये प्रश्न क्यों आया? केवल मुस्लिम अपीजमेंट के लिए? हमारा हिंदू संस्कृति की बात यहाँ पर नहीं है, लेकिन जो हमारी राष्ट्र की संस्कृति है, जो हिंदुत्व है, हम अकेला ऐसा वो है हमारी संस्कृति जो सर्वधर्म समभाव की बात करती है, नहीं लेकिन जो विश्व के कल्याण की बात करती है। वो पार्टी मान रही है, वो पार्टी मान रही है। उपाध्याय जी आप ही के पास आ रहा हूं। जवाब देने। हाँ, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। मुस्लिम यूनिवर्सिटी अगर है भी तो ये आपकी स्वीकारोक्ति है कि एक धर्म विशेष के लिए आपकी ज्यादा सहानुभूति है, इसमें बस बुराई नहीं है, मतलब ये मानना चाहिए आपको। प्रश्न का उत्तर उपाध्याय जी आप बोलिए, फिर मैंने अरुण भाई। मंत्री जी ने भ्रष्टाचार की बात की है। 100 दिन में इन्होंने दृष्टि पत्र ला करके लोकायुक्त यहाँ पे स्थापित करने की बात की थी। कितने साल हो गए? 100 दिन नहीं, अब तो 60 महीने होने को है। कम से कम इतना तो देखते, लोकायुक्त बनाते, भ्रष्टाचार पर एक आदमी पर लगाम आती। खनन माफियाओं का जो हाल इन्होंने कहा, जो अभी प्रेमी है, जो ओएसडी इनके हैं, मंत्री जी के, चीफ मिनिस्टर साहब के, उनको हटाया गया था और फिर उसको बहाल कर लिया अभी कुछ ही दिन पहले, चुनाव से पहले। 750 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्ति की बात थी, मात्र 178 करोड़ रुपए अभी तक प्राप्ति हुई और बाकी खनन माफिया मालामाल हो रहे हैं पूरे प्रदेश में। संरक्षण में चल रहे हैं सरकारी, ये भ्रष्टाचार का आलम है। नियुक्तियों की बात की है, 28,000 नियुक्तियां, खाली पद सरकार के पद पड़े हुए हैं। और ये रोजगार जो इनका जो आंकड़ा है, ये हम नहीं कहते, ये सरकारी आंकड़े हैं। 8.1% यहाँ पे बेरोजगारी दर है। कोविड के समय जब राष्ट्रीय औसत 6.1 है, उससे कितना ज्यादा है। 16वें नंबर पर है ये प्रदेश। स्वास्थ्य के मामले में 17वें नंबर पर आउट ऑफ 21 राज्यों में है। ये क्या बात कर रहे हैं? सीएजी की बात में रिपोर्ट बता देता हूं। शिक्षा का, स्कूलों में आज भी कई जगह पानी पहुंचाने का, नमामि गंगे मिशन के तहत स्कूलों में पानी पहुंचाने की बात थी, जाकर के स्कूलों में देखना चाहिए। हम तो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की बात करते हैं, युवाओं के कल्याण की बात कर रहे हैं, महिलाओं के अधिकार की बात कर रहे हैं। और यही मुद्दा उत्तराखंड का है, यही मुद्दा उत्तराखंड के स्वाभिमान का है, यही मुद्दा यहाँ की संस्कृति और विकास का है। हिंदू दर्शन, हिंदू संस्कृति और हिंदू जो यहाँ पे चर्चाएं हो रही है, ये देश के हिंदुत्व कोई किसी को न सिखाए। हिंदू धर्म को सब जानते हैं। महात्मा गांधी इस देश के लिए जो जिनकी हत्या की गई, ये राम वाले हिंदू नहीं थे, ये गोडसे वाले हिंदू थे। और गोडसे वाले हिंदू आप ही के नेता हैं अकील अहमद, कांग्रेस के प्रत्याशी साहसपुर से। इन्होंने नॉमिनेशन वापस लिया ये कहते हुए कि मेरी 12 मांगे मान ली गई हैं, उनमें से एक मांग थी मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, जिसको बीजेपी इशू बना रही है। तो आप लोग सत्ता में आएंगे, मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, ठीक? देखिए, हमने ना हिंदू की बात की है, ना मुस्लिम की बात की है, ना धर्म। नहीं तो आपने कहा ना आपके नेता हैं, विड्रॉ कर लिया ना आपने, कहा कि विड्रॉ कर लिया ना। उन्होंने विड्रॉ इसलिए किया, आपको कहानी, उन्होंने विड्रॉ इसलिए किया, उन्होंने कहा कि मेरी 12 मांगे मान ली गई हैं, उसमें से एक मेरी मांग थी, वो हरीश रावत जी ने मान ली है, जिसमें से थी मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो आप लोग सत्ता में आएंगे, मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। देखिए, हम सत्ता में आएंगे, संस्कृत विश्वविद्यालय भी बनाएंगे, मेरा मैनिफेस्टो। मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी बनवाएंगे। सुनिए ना, संस्कृत विश्वविद्यालय बनाएंगे, शुरुआत है। वाल्मीकि विश्वविद्यालय, वाल्मीकि विश्वविद्यालय जो देहरादून में थी, जिसको इन्होंने माइनस कर दिया, हम उसको भी बनवाएंगे। तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाली बात गलत है, ये झूठ बोल रहे हैं। मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं बनवाएंगे। धर्मों के नाम पे नहीं, हम साहित्य के नाम पे, संस्कृति की रक्षा के नाम पे काम करते हैं, धर्म के नाम पे नहीं।
प्रोफेसर उपाध्याय बनाएंगे नहीं बनाएंगे, मुझे बता तो हमारे दीजिए। मैनिफेस्टो में हिंदू मुस्लिम संस्कृति को बढ़ाने की बात ठीक है, है, तो कांग्रेस तोड़ने की बात नहीं चलिए है, मैं ये बोल जोड़ने की देता हूं, बात। आप ऑफिशियल प्रवक्ता है, कांग्रेस सत्ता में आएगी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं बनाएगी। मैंने ठीक ये है? कहा हमारे प्रतिज्ञा पत्र अरे में है, बनाएंगे नहीं बनाएंगे, नहीं बताएंगे, हमने ये नहीं कहा है कि बनाएंगे, हमने ये कहा है संस्कृत विश्वविद्यालय जो उर्दू जो पढ़ाई होती है पढ़ाई के लिए करेंगे। आप वाल्मीकि मना कर दीजिए नहीं बनाएंगे, संस्कृत- या हाँ कर दीजिए बनाएंगे। अब आप जो है अपने मुंह से कुछ भी कहिए, उसका तो कोई मतलब नहीं है। ये कोई चुनाव में इशू है भी नहीं। प्रोफेसर उपाध्याय जी, क्या आप मुस्लिम सीनियर लीडर हैं यूनिवर्सिटी कांग्रेस इशू है? पार्टी के, मैं जानता हूं उत्तराखंड में आप कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं अच्छा, बता, ये आपका बताइए। स्टेटमेंट अमन जी, ऑफिशियल होगा। अमन जी, मैं अमन बस जी, पूछ रहा हूं अमन प्रोफेसर जी। उपाध्याय, मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे नहीं बनाएंगे? हमारे प्रतिज्ञा हाँ या पत्र ना? में हमारे प्रतिज्ञा पत्र में प्रोफेसर ऐसी कोई चर्चाएं नहीं है। हमने जो है विश्वविद्यालय बनाने की चर्चा की है। तो हमने मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं बनाएंगे, ठीक है। हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी की चलिए बस चर्चा ये नहीं क्लियर हो की है। गया, मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं बनाएंगे, ये भी जरूर। ये आप सबकी शिकायत थी, अब उन्होंने क्लियर कर दिया, कांग्रेस सत्ता में आएगी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं बनाएगी। हिंदू मुस्लिम सिख ठीक है ईसाई उपाध्याय नहीं, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, हाँ, हम ठीक है। शिक्षा को बढ़ाएंगे, ठीक है, स्वास्थ्य को बढ़ाएंगे, रोजगार अब पैदा शिकायत दूर हो गई करेंगे, सुबोध जी आपकी। महिलाओं को अधिकार देंगे। वो बोल रहे हैं, वो ऑफिशियल है वो स्टैंड उनका। उपाध्याय जी, अब मुस्लिम मुस्लिम यूनिवर्सिटी कांग्रेस नहीं बनाएगी, सत्ता में आएगी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं बनाएगी। ठीक है सुबोध जी, अब शिकायत दूर हो गई। सुबह का भूला हाँ, अगर शाम को लौट आए तो माफ कर दिया। नहीं मैसेज तो चला जाता है, लेकिन चलिए नेगी जी, अब आप बोलना चाह रहे थे कि ब्रांड मोदी कि सिर्फ मोदी फैक्टर था इसलिए 57 सीटें आ गई, अभी सिर्फ मोदी फैक्टर है इसलिए, ऐसा नहीं है। भ्रष्टाचार और विकास भी एक मुद्दा है। बोलिए नेगी जी। देखिए पिछले अगर विधानसभा चुनाव को देखें जी तो पूरी की पूरी भारत सरकार, जो केंद्र सरकार जिसे हम मानते हैं, उसका ऐसा कोई मंत्री या सांसद नहीं है जो उत्तराखंड के कोने कोने में प्रचार करने ना गया हो। और इस वक्त भी स्थिति यही है कि देश के गृह मंत्री तक को डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए उतरना पड़ रहा है। क्या उत्तराखंड के अंदर मुख्यमंत्री के चेहरे पर या यहाँ के मंत्री केजरीवाल और जो जी भी जा विधायक रहे हैं। हैं, हाँ जी, वो तो केजरीवाल जी भी जा रहे हैं, उसमें क्या बुराई है? वही कह रहा हूँ ना, तो ये भारत सरकार की बात हो रही है ना यहाँ उनके पर। पास चेहरे तो हैं, मोदी नेता जी की पूरी टीम लग जाती चुनाव में। जी। क्या उत्तराखंड के मंत्री विधायक खुद के दम पर या खुद के मुख्यमंत्री के दम पर कब चुनाव लड़ेंगे? बार बार मोदी जी का चेहरा लेकर ही चुनाव नेगी लड़ते जी, हैं। चुनाव को पूरी ताकत के साथ लड़ने में क्या बुराई है? संगठन की ताकत है, नेताओं, उसमें बुराई क्या है? मेरे को समझ नहीं आया। क्या केजरीवाल जी नहीं जा रहे, पंजाब जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं? वो तो ऐसा ना, देखिए पार्टी को खड़ा भी कर रहे हैं तो उनका जाना तो बनता है। मतलब आपको कहीं ना कहीं आपको ये एक थोड़ा खौफ रहता है कि ब्रांड मोदी और वो सब आएंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये थोड़ा खौफ रहता है मतलब नेगी जी। देखिए जहाँ बाहुबल की ताकत होगी तो वहाँ पे आम आदमी तो थोड़ा घबराएगा ही, डरेगा ही, जाहिर सी बात है। अच्छा, बाहुबली के ये बाहुबलियों की जीत हुई थी 22 में। उपयोग हुआ नहीं बड़े गलत शब्द का उपयोग किया है, क्योंकि 22 में बाहुबलियों की जीत हुई। बाहुबली नहीं होता। देखिए, उत्तराखंड की जनता के लिए ऐसे शब्दों का शायद आपका चयन ठीक नहीं होगा नेगी जी। मैं जनता के लिए नहीं बोल रहा हूँ। 57 सीटें दी है उन्होंने चुनाव में। मैं चुनाव में बाहुबली जो यूज किया जाता है उसकी बात कर रहा हूँ, मैं जनता के लिए नहीं कह रहा हूँ। कौन सा बाहुबली? नाम बताइए, किसकी बात कर रहे हैं? देखिए पूरा एक नाम बताइए, एक नाम बताइए। सुबोध जी बाहुबली है क्या? अरे आप एक नाम बताइए। आप बात तो दूसरी जगह लेके जा रहे हैं। जी एक मिनट बोलने दीजिए नेगी मैं जी। ये कह रहा हूँ, आपके जो शब्द थे ना, क्या होता है नेगी जी, कभी कभी शब्दों का चयन, आपने बोला ये बाहुबलियों की जीत थी। नहीं मैंने जीत नहीं बोला। मैंने 57 सीटें अगर यूपी उत्तराखंड के लोग दे रहे बाहुबलियों हैं। की जीत नहीं बोला। अच्छा, मैंने कहा बाहुबल का जिस प्रकार से प्रयोग होता है, मतलब एक बड़ी ताकत लग जाती है चुनाव को जिताने में। मेरे कहने का तात्पर्य ये था, ताकत तो लगनी चाहिए ना चुनाव में। तो उत्तराखंड के जो भाजपा सरकार है पूरी वो ताकत खुद के से दम पर चुनाव लड़ने में क्या बुराई कभी? है? हैं जी, मैंने कहा यहाँ चुनाव क्या होता है ना, आप लोग समझ पा रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे नहीं समझ आ रहा। एक मिनट बोलने दीजिए, बोलिए आप बोलिए, पहले आप बोलिए। चुनाव क्या होता है? देखिए चुनाव नेगी जी, भारत सरकार बना उत्तराखंड के अंदर जो अपोजिशन की पार्टी होती है उनके साथ हो जाता है। अच्छा, मेरा कहने का तात्पर्य ये तो डबल इंजन का ज्यादा फायदा नहीं होता, टकराव नहीं होता। हमें हमेशा देखा दिल्ली में, सुनिए, हमेशा देखा दिल्ली में आपकी सरकार, केंद्र में बीजेपी की, उससे पहले कांग्रेस की सरकार, तो टकराव रहता था। तो दिल्ली में जो है, अभी वो पीछे कवि का एक शोर, वो बता रहे थे कि आप यहाँ सड़कों की बात करते हैं, वहां बारिशों में जो है सड़कों पर नाव चलती हैं, तो यहाँ भी चल रही है। तो वो टकराव रहता है। तो अगर सरकार सेम होगी तो टकराव नहीं होगा ना। आप अपने आप को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं नेगी जी। आप मेरी बात को दूसरी तरफ ले गए ना। अच्छा, मैं ले गया, ठीक। हाँ, अब ऐसा होता है ना कि
दोनों जगह सरकार एक होगी तो सामंजस्य और बेहतर नहीं होगा शायद। पिछली बार की मैं आपकी जैसे दिल्ली में बिल्कुल, टकराव और मैं पिसती है आपकी दिल्ली की जनता। मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, सुनिएगा। हाँ। एक मिनट दीजिएगा, एक मिनट दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, आप बोलिए। पिछले चुनाव में, अब इसी पे आ रहा हूँ, आपकी बात पर आ रहा हूँ जी। पिछले चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी ने आकर उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से कहा कि आप डबल इंजन लगा दीजिए, मैं विकास को पटरी पर दौड़ा दूंगा। ठीक। उत्तराखंड की सम्मानित जनता ने इस बात को स्वीकार किया जी। वार्ड मेंबर से लेकर क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख, मेयर, विधायक, 5 सांसद और 3 राज्यसभा सांसद को भेज दिया गया। उसके बाद ऋषिकेश के एम्स के अंदर हम अपने उत्तराखंड के लोगों को रोजगार क्यों नहीं दे पाए, जब हमारी इस विधानसभा हमारे डबल इंजन का फायदा क्या हुआ, ये आप कह रहे हैं ना? डबल इंजन का फायदा क्या हुआ? कहने का तात्पर्य मेरा ये, डबल इंजन का फायदा नहीं हुआ मतलब? अरे डबल इंजन तो 5 साल से थी, धुआं छोड़ू डबल इंजन है, लेकिन ऊपर भी रोजगार किनको मिला और नीचे भी ठप है। आज विकास क्यों नहीं हुआ, उत्तराखंड की जनता पूछ रही है। 10 मार्च को पता लगेगा, 14 फरवरी को मतदान, 14 तारीख को मतदान, 10 तारीख को नतीजे। उत्तराखंड में आपकी बार किसकी सरकार? सत्ता की अदला बदली का इतिहास बदलेगा या फिर कांग्रेस करेगी वापसी? उत्तराखंड में होगा क्या? छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या करने आए थे हम? क्या करने आए थे हम? और क्या कर बैठे? क्या कर बैठे? कभी मंदिर पे लड़ बैठे और कभी मस्जिद पे लड़ बैठे। इनका गठबंधन सिर्फ 2 लड़कों का गठबंधन है। ये जमीन बेच देंगे, ये गगन बेच देंगे, ये कॉल कर एक लड़की ने अश्लील हरकतें की थी और उसे रिकॉर्ड कर लिया। बाद में उन्हें इस वीडियो को वायरल करने की धमकी दी गई, जिस पर यह कार्रवाई की गई। मुकदमा दर्ज किया गया और इन्वेस्टिगेशन जारी है। इस मुद्दे को राज्य सरकार ने भी गंभीरता से लिया। साथ ही साइबर सेल को निर्देश दिया कि वो इस तरह के मामलों में सख्ती से पेश आए। जो केस आ रहे हैं वो उन पर सख्त कार्रवाई करें। हरियाणा सरकार बजट सत्र में जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए बिल लाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ये जानकारी दी। राज्य विधानसभा में 2 मार्च से बजट सत्र की शुरुआत होगी और इसी दौरान ये बिल पेश किया जाएगा। कई प्रकार की ऐसी घटनाएं पैदा होती हैं, उन चीजों को रोकने के लिए इस कानून को लाया गया। प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी इसी हफ्ते उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री शुक्रवार को श्रीनगर और शनिवार को अल्मोड़ा में जनसभा करेंगे। साथ ही राहुल गांधी शुक्रवार को हरिद्वार के मंगलोर और अल्मोड़ा में चुनावी रैली में शामिल होंगे। 10 तारीख को गुरुवार को उत्तराखंड के श्रीनगर पहुंचूंगा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी के पास हुए धमाके में एक नागरिक घायल हो गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गोवा विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया। इसमें मछुआरों और युवाओं के लिए कई योजनाएं लाने का वादा किया गया। साथ ही गडकरी ने राज्य में आम आदमी पार्टी के मोहल्ला क्लिनिक बनाने के वादे पर सवाल उठाए और दावा किया कि गोवा में पहले से स्वास्थ्य सुविधाएं काफी अच्छी हैं। गोवा प्रथम क्रमांक पर है, तो गोवा में मोहल्ले क्लिनिक की कोई जरूरत ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने के लिए आजम खान को जमानत देने से इनकार कर दिया। हालांकि अदालत ने उन्हें इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपनी याचिका दाखिल करने की सलाह दी। साथ ही हाईकोर्ट को भी उनकी याचिका पर जल्द सुनवाई करने को कहा। आजम खान को समाजवादी पार्टी ने रामपुर से टिकट दिया है। बीजेपी नेता उमा भारती ने यूपी के गाजियाबाद के लोनी इलाके में पार्टी प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार किया। वहां से बीजेपी ने मौजूदा विधायक नंदकिशोर गुर्जर को फिर मैदान में उतारा है। यहाँ तो लगता है भाजपा के अलावा जैसे किसी का वातावरण ही नहीं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में एक आईईडी धमाका हुआ, जिसमें 4 सीआरपीएफ जवान घायल हो गए। बताया गया कि ये आईईडी वहां नक्सलियों ने लगाया था। ईडी ने पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे भूपिंदर सिंह हनी की गिरफ्तारी पर एक बयान जारी किया। इसमें बताया गया कि पूछताछ के दौरान भूपिंदर सिंह ने कबूला कि उन्होंने अवैध रेत खनन और अधिकारियों के तबादले और तैनाती करवाई। आरोप लगाया गया कि इसके बदले में भूपिंदर को 10 करोड़ से ज्यादा की रकम मिली थी। टीवी सीरियल महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले अभिनेता प्रवीण कुमार सोबती का दिल्ली में निधन हो गया। वो 76 साल के थे और लंबे समय से पीठ दर्द और दूसरी बीमारियों से जूझ रहे थे। प्रवीण कुमार सीरियल में काम करने से पहले हैमर और डिस्कस थ्रोअर भी रह चुके थे। उन्होंने ओलंपिक्स, एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी हिस्सा लिया था। गोवा विधानसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार को वहां एक रैली करेंगे, जबकि ठीक उसके अगले दिन यानी शुक्रवार को राहुल गांधी भी वहां पार्टी के लिए वोट मांगेंगे।
मध्य प्रदेश की भोपाल लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर को ब्लैकमेल करने की कोशिश के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। बताया गया कि 2 दिन पहले प्रज्ञा ठाकुर को वीडियो कॉल कर एक लड़की ने अश्लील हरकतें की थी और उसे रिकॉर्ड कर लिया। बाद में उन्हें इस वीडियो को वायरल करने की धमकी दी गई, जिस पर यह कार्रवाई की गई। मुकदमा दर्ज किया गया और इन्वेस्टिगेशन जारी है। इस मुद्दे को राज्य सरकार ने भी गंभीरता से लिया। साथ ही साइबर सेल को निर्देश दिया कि वो इस तरह के मामलों में सख्ती से पेश आए। जो केस आ रहे हैं वो उन पर सख्त कार्रवाई करें। हरियाणा सरकार बजट सत्र में जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए बिल लाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ये जानकारी दी। राज्य विधानसभा में 2 मार्च से बजट सत्र की शुरुआत होगी और इसी दौरान ये बिल पेश किया जाएगा। कई प्रकार की ऐसी घटनाएं पैदा होती हैं, उन चीजों को रोकने के लिए इस कानून को लाया गया। प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी इसी हफ्ते उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री शुक्रवार को श्रीनगर और शनिवार को अल्मोड़ा में जनसभा करेंगे। साथ ही राहुल गांधी शुक्रवार को हरिद्वार के मंगलोर और अल्मोड़ा में चुनावी रैली में शामिल होंगे। 10 तारीख को गुरुवार को उत्तराखंड के श्रीनगर पहुंचूंगा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी के पास हुए धमाके में एक नागरिक घायल हो गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गोवा विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया। इसमें मछुआरों और युवाओं के लिए कई योजनाएं लाने का वादा किया गया। साथ ही गडकरी ने राज्य में आम आदमी पार्टी के मोहल्ला क्लिनिक बनाने के वादे पर सवाल उठाए और दावा किया कि गोवा में पहले से स्वास्थ्य सुविधाएं काफी अच्छी हैं। गोवा प्रथम क्रमांक पर है, तो गोवा में मोहल्ले क्लिनिक की कोई जरूरत ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने के लिए आजम खान को जमानत देने से इनकार कर दिया। हालांकि अदालत ने उन्हें इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपनी याचिका दाखिल करने की सलाह दी। साथ ही हाईकोर्ट को भी उनकी याचिका पर जल्द सुनवाई करने को कहा। आजम खान को समाजवादी पार्टी ने रामपुर से टिकट दिया है। बीजेपी नेता उमा भारती ने यूपी के गाजियाबाद के लोनी इलाके में पार्टी प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार किया। वहां से बीजेपी ने मौजूदा विधायक नंदकिशोर गुर्जर को फिर मैदान में उतारा है। यहाँ तो लगता है भाजपा के अलावा जैसे किसी का वातावरण ही नहीं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में एक आईईडी धमाका हुआ, जिसमें 4 सीआरपीएफ जवान घायल हो गए। बताया गया कि ये आईईडी वहां नक्सलियों ने लगाया था। ईडी ने पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे भूपिंदर सिंह हनी की गिरफ्तारी पर एक बयान जारी किया। इसमें बताया गया कि पूछताछ के दौरान भूपिंदर सिंह ने कबूला कि उन्होंने अवैध रेत खनन और अधिकारियों के तबादले और तैनाती करवाई। आरोप लगाया गया कि इसके बदले में भूपिंदर को 10 करोड़ से ज्यादा की रकम मिली थी। टीवी सीरियल महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले अभिनेता प्रवीण कुमार सोबती का दिल्ली में निधन हो गया। वो 76 साल के थे और लंबे समय से पीठ दर्द और दूसरी बीमारियों से जूझ रहे थे। प्रवीण कुमार सीरियल में काम करने से पहले हैमर और डिस्कस थ्रोअर भी रह चुके थे। उन्होंने ओलंपिक्स, एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी हिस्सा लिया था। गोवा विधानसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार को वहां एक रैली करेंगे, जबकि ठीक उसके अगले दिन यानी शुक्रवार को राहुल गांधी भी वहां पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। मध्य प्रदेश की भोपाल लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर को ब्लैकमेल करने की कोशिश के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। बताया गया कि 2 दिन पहले प्रज्ञा ठाकुर को वीडियो कॉल कर एक लड़की ने अश्लील हरकतें की थी और उसे रिकॉर्ड कर लिया। बाद में उन्हें इस वीडियो को वायरल करने की धमकी दी गई, जिस पर यह कार्रवाई की गई। मुकदमा दर्ज किया गया और इन्वेस्टिगेशन जारी है। इस मुद्दे को राज्य सरकार ने भी गंभीरता से लिया। साथ ही साइबर सेल को निर्देश दिया कि वो इस तरह के मामलों में सख्ती से पेश आए। जो केस आ रहे हैं वो उन पर सख्त कार्रवाई करें। हरियाणा सरकार बजट सत्र में जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए बिल लाएगी। कर्नाटक भगवा हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट की बड़ी बेंच करेगी सुनवाई। कोर्ट ने नहीं दी अंतरिम राहत। हिजाब विवाद में कूदा पाकिस्तान। विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने की हिजाब की पैरवी। लड़कियों के हिजाब को मानवाधिकार से जोड़ा। प्रियंका गांधी ने कहा, ये महिलाओं का अधिकार, वो क्या पहनना चाहती हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी के पास हुए धमाके में एक नागरिक घायल हो गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गोवा विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया।
इसमें मछुआरों और युवाओं के लिए कई योजनाएं लाने का वादा किया गया। साथ ही गडकरी ने राज्य में आम आदमी पार्टी के मोहल्ला क्लिनिक बनाने के वादे पर सवाल उठाए और दावा किया कि गोवा में पहले से स्वास्थ्य सुविधाएं काफी अच्छी हैं। गोवा प्रथम क्रमांक पर है, तो गोवा में मोहल्ले क्लिनिक की कोई जरूरत ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने के लिए आजम खान को जमानत देने से इनकार कर दिया। हालांकि अदालत ने उन्हें इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपनी याचिका दाखिल करने की सलाह दी। साथ ही हाईकोर्ट को भी उनकी याचिका पर जल्द सुनवाई करने को कहा। आजम खान को समाजवादी पार्टी ने रामपुर से टिकट दिया है। बीजेपी नेता उमा भारती ने यूपी के गाजियाबाद के लोनी इलाके में पार्टी प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार किया। वहां से बीजेपी ने मौजूदा विधायक नंदकिशोर गुर्जर को फिर मैदान में उतारा है। यहाँ तो लगता है भाजपा के अलावा जैसे किसी का वातावरण ही नहीं है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में एक आईईडी धमाका हुआ, जिसमें 4 सीआरपीएफ जवान घायल हो गए। बताया गया कि ये आईईडी वहां नक्सलियों ने लगाया था। ईडी ने पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे भूपिंदर सिंह हनी की गिरफ्तारी पर एक बयान जारी किया। इसमें बताया गया कि पूछताछ के दौरान भूपिंदर सिंह ने कबूला कि उन्होंने अवैध रेत खनन और अधिकारियों के तबादले और तैनाती करवाई। आरोप लगाया गया कि इसके बदले में भूपिंदर को 10 करोड़ से ज्यादा की रकम मिली थी। टीवी सीरियल महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले अभिनेता प्रवीण कुमार सोबती का दिल्ली में निधन हो गया। वो 76 साल के थे और लंबे समय से पीठ दर्द और दूसरी बीमारियों से जूझ रहे थे। प्रवीण कुमार सीरियल में काम करने से पहले हैमर और डिस्कस थ्रोअर भी रह चुके थे। उन्होंने ओलंपिक्स, एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी हिस्सा लिया था। गोवा विधानसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार को वहां एक रैली करेंगे, जबकि ठीक उसके अगले दिन यानी शुक्रवार को राहुल गांधी भी वहां पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। मध्य प्रदेश की भोपाल लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर को ब्लैकमेल करने की कोशिश के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। बताया गया कि 2 दिन पहले प्रज्ञा ठाकुर को वीडियो कॉल कर एक लड़की ने अश्लील हरकतें की थी और उसे रिकॉर्ड कर लिया। बाद में उन्हें इस वीडियो को वायरल करने की धमकी दी गई, जिस पर यह कार्रवाई की गई। मुकदमा दर्ज किया गया और इन्वेस्टिगेशन जारी है। इस मुद्दे को राज्य सरकार ने भी गंभीरता से लिया। साथ ही साइबर सेल को निर्देश दिया कि वो इस तरह के मामलों में सख्ती से पेश आए। जो केस आ रहे हैं वो उन पर सख्त कार्रवाई करें। हरियाणा सरकार बजट सत्र में जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए बिल लाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ये जानकारी दी। राज्य विधानसभा में 2 मार्च से बजट सत्र की शुरुआत होगी और इसी दौरान ये बिल पेश किया जाएगा। कई प्रकार की ऐसी घटनाएं पैदा होती हैं, उन चीजों को रोकने के लिए इस कानून को लाया गया। प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी इसी हफ्ते उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री शुक्रवार को श्रीनगर और शनिवार को अल्मोड़ा में जनसभा करेंगे। साथ ही राहुल गांधी शुक्रवार को हरिद्वार के मंगलोर और अल्मोड़ा में चुनावी रैली में शामिल होंगे। 10 तारीख को गुरुवार को उत्तराखंड के श्रीनगर पहुंचूंगा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी के पास हुए धमाके में एक नागरिक घायल हो गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गोवा विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया। इसमें मछुआरों और युवाओं के लिए कई योजनाएं लाने का वादा किया गया। साथ ही गडकरी ने राज्य में आम आदमी पार्टी के मोहल्ला क्लिनिक बनाने के वादे पर सवाल उठाए और दावा किया कि गोवा में पहले से स्वास्थ्य सुविधाएं काफी अच्छी हैं। गोवा प्रथम क्रमांक पर है, तो गोवा में मोहल्ले क्लिनिक की कोई जरूरत ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने के लिए आजम खान को जमानत देने से इनकार कर दिया। हालांकि अदालत ने उन्हें इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपनी याचिका दाखिल करने की सलाह दी। साथ ही हाईकोर्ट को भी उनकी याचिका पर जल्द सुनवाई करने को कहा। आजम खान को समाजवादी पार्टी ने रामपुर से टिकट दिया है। बीजेपी नेता उमा भारती ने यूपी के गाजियाबाद के लोनी इलाके में पार्टी प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार किया। वहां से बीजेपी ने मौजूदा विधायक नंदकिशोर गुर्जर को फिर मैदान में उतारा है। यहाँ तो लगता है भाजपा के अलावा जैसे किसी का वातावरण ही नहीं है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में एक आईईडी धमाका हुआ, जिसमें 4 सीआरपीएफ जवान घायल हो गए। बताया गया कि ये आईईडी वहां नक्सलियों ने लगाया था। ईडी ने पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे भूपिंदर सिंह हनी की गिरफ्तारी पर एक बयान जारी किया। इसमें बताया गया कि पूछताछ के दौरान भूपिंदर सिंह ने कबूला कि उन्होंने अवैध रेत खनन और अधिकारियों के तबादले और तैनाती करवाई। आरोप लगाया गया कि इसके बदले में भूपिंदर को 10 करोड़ से ज्यादा की रकम मिली थी। टीवी सीरियल महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले अभिनेता प्रवीण कुमार सोबती का दिल्ली में निधन हो गया। वो 76 साल के थे और लंबे समय से पीठ दर्द और दूसरी बीमारियों से जूझ रहे थे। प्रवीण कुमार सीरियल में काम करने से पहले हैमर और डिस्कस थ्रोअर भी रह चुके थे। उन्होंने ओलंपिक्स, एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी हिस्सा लिया था।
गोवा विधानसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार को वहां एक रैली करेंगे, जबकि ठीक उसके अगले दिन यानी शुक्रवार को राहुल गांधी भी वहां पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। मध्य प्रदेश की भोपाल लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर को ब्लैकमेल करने की कोशिश के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। बताया गया कि 2 दिन पहले प्रज्ञा ठाकुर को वीडियो कॉल कर एक लड़की ने अश्लील हरकतें की थी और उसे रिकॉर्ड कर लिया। बाद में उन्हें इस वीडियो को वायरल करने की धमकी दी गई, जिस पर यह कार्रवाई की गई। मुकदमा दर्ज किया गया और इन्वेस्टिगेशन जारी है। इस मुद्दे को राज्य सरकार ने भी गंभीरता से लिया। साथ ही साइबर सेल को निर्देश दिया कि वो इस तरह के मामलों में सख्ती से पेश आए। जो केस आ रहे हैं वो उन पर सख्त कार्रवाई करें। हरियाणा सरकार बजट सत्र में जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए बिल लाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ये जानकारी दी। राज्य विधानसभा में 2 मार्च से बजट सत्र की शुरुआत होगी और इसी दौरान ये बिल पेश किया जाएगा। कई प्रकार की ऐसी घटनाएं पैदा होती हैं, उन चीजों को रोकने के लिए इस कानून को लाया गया। प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी इसी हफ्ते उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री शुक्रवार को श्रीनगर और शनिवार को अल्मोड़ा में जनसभा करेंगे। साथ ही राहुल गांधी शुक्रवार को हरिद्वार के मंगलोर और अल्मोड़ा में चुनावी रैली में शामिल होंगे। 10 तारीख को गुरुवार को उत्तराखंड के श्रीनगर पहुंचूंगा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी के पास हुए धमाके में एक नागरिक घायल हो गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गोवा विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया। इसमें मछुआरों और युवाओं के लिए कई योजनाएं लाने का वादा किया गया। साथ ही गडकरी ने राज्य में आम आदमी पार्टी के मोहल्ला क्लिनिक बनाने के वादे पर सवाल उठाए और दावा किया कि गोवा में पहले से स्वास्थ्य सुविधाएं काफी कर्नाटक भगवा हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट की बड़ी बेंच करेगी सुनवाई। कोर्ट ने नहीं दी अंतरिम राहत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बरेली के लिए वर्चुअल रैली। कहा समाजवादी पार्टी एक दंगा पार्टी, बीजेपी के विकास अभियान के साथ जुड़ने की अपील की। 11 जिले, 58 सीट, 2 करोड़ 28 लाख मतदाता, 25,849 पोलिंग बूथ और एक महा कवरेज जो दिखाएगा पोलिंग डे की हर हलचल। सबसे बड़ा दंगल, क्योंकि चुनाव मतलब न्यूज़ 18 इंडिया ने लगाया था। ईडी ने पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे भूपिंदर सिंह हनी की गिरफ्तारी पर एक बयान जारी किया। इसमें बताया गया कि पूछताछ के दौरान भूपिंदर सिंह ने कबूला कि उन्होंने अवैध रेत खनन और अधिकारियों के तबादले और तैनाती करवाई। आरोप लगाया गया कि इसके बदले में भूपिंदर को 10 करोड़ से ज्यादा की रकम मिली थी। टीवी सीरियल महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले अभिनेता प्रवीण कुमार सोबती का दिल्ली में निधन हो गया। वो 76 साल के थे और लंबे समय से पीठ दर्द और दूसरी बीमारियों से जूझ रहे थे। प्रवीण कुमार सीरियल में काम करने से पहले हैमर और डिस्कस थ्रोअर भी रह चुके थे। उन्होंने ओलंपिक्स, एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी हिस्सा लिया था। गोवा विधानसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार को वहां एक रैली करेंगे, जबकि ठीक उसके अगले दिन यानी शुक्रवार को राहुल गांधी भी वहां पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। मध्य प्रदेश की भोपाल लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर को ब्लैकमेल करने की कोशिश के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। बताया गया कि 2 दिन पहले प्रज्ञा ठाकुर को वीडियो कॉल कर एक लड़की ने अश्लील हरकतें की थी और उसे रिकॉर्ड कर लिया। बाद में उन्हें इस वीडियो को वायरल करने की धमकी दी गई, जिस पर यह कार्रवाई की गई। मुकदमा दर्ज किया गया और इन्वेस्टिगेशन जारी है। इस मुद्दे को राज्य सरकार ने भी गंभीरता से लिया। साथ ही साइबर सेल को निर्देश दिया कि वो इस तरह के मामलों में सख्ती से पेश आए। जो केस आ रहे हैं वो उन पर सख्त कार्रवाई करें। हरियाणा सरकार बजट सत्र में जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए बिल लाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ये जानकारी दी। राज्य विधानसभा में 2 मार्च से बजट सत्र की शुरुआत होगी और इसी दौरान ये बिल पेश किया जाएगा। कई प्रकार की ऐसी घटनाएं पैदा होती हैं, उन चीजों को रोकने के लिए इस कानून को लाया गया। प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी इसी हफ्ते उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री शुक्रवार को श्रीनगर और शनिवार को अल्मोड़ा में जनसभा करेंगे। साथ ही राहुल गांधी शुक्रवार को हरिद्वार के मंगलोर और अल्मोड़ा में चुनावी रैली में शामिल होंगे। 10 तारीख को गुरुवार